हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि आपको बीपीयू या यूपी ट्रिपल की कोई भी एग्जाम जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात करें, ये आपका बिठूर में है। क्लियर? कहाँ है? बिठूर। और बिठूर कहाँ पर है? बिठूर आपका कानपुर नगर में पड़ता है। क्लियर? बिठूर कहाँ है? कानपुर नगर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर इज अ राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर याद करेंगे। क्लियर? तो और बिठूर किस नदी के किनारे है? इसकी अगर हम बात करें तो ये नेर गंगा नदी के किनारे है। ठीक। बिठूर किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे है। और ये कानपुर से कितनी दूरी पर है? बिठूर की कानपुर की अगर दूरी बताएं तो ये लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर से है। इस प्रकार की डिस्टेंस भी पूछ दी जाती हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कानपुर के बारे में कि और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट कानपुर से बन सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कानपुर एक मंडल है और कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं कानपुर मंडल के अंतर्गत। क्लियर? आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जिनमें से 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं जो कि सर्वाधिक हैं। जिसमें आपका एक कानपुर है, दूसरा आपका लखनऊ और तीसरा आप मेरठ। क्लियर? तो कानपुर मंडल के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं ये देख लें। तो दोस्तों, कानपुर नगर आता है, कानपुर देहात इसके अंतर्गत आता है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है, इटावा डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है और आपका औरैया डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बलहपारा झील पूछी जाती है। बलहपारा झील कहाँ पर है? बलहपारा झील आप बताएंगे कि कानपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मोती झील है, मोती झील। इसके अलावा दोस्तों, कानपुर में जेके कैंसर संस्थान है, जेके कैंसर संस्थान। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? आप बताएंगे कि जेके कैंसर संस्थान जो है वो आपका कानपुर में है। यहाँ पर ग्रीन पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट है, ग्रीन पार्क। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, क्लियर, कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ पर है? लघु उद्योग निगम इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम जो है वो आपका कानपुर में है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम बना। ये यार याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? ये आप बताएंगे, ये कानपुर में है। विकास प्राधिकरण, क्लियर? जिसे हम कहते हैं यूपी सीडा बोलते हैं, इसे हम यूपी सीडा भी कहते हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है कि यूपी सीडा है कहाँ पर? ये आपका कानपुर में है और इसकी स्थापना अगर बात करें तो ये 1961 को ये प्राधिकरण बना। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कानपुर में बलअपारा झील हो गया, मोती झील हो गया, जेके टेम्पल हो गए। एनएसआई कहाँ पर है? एनएसआई, एनएसआई कानपुर में। एनएसआई का मतलब है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में है। कानपुर में दोस्तों आईआईपीआर है। आईआईपीआर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका कानपुर में। यहाँ पर दोस्तों सीएसए है, सीएसए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है और ये 1975 में ये बना। क्लियर? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बताएंगे आप? इसे आप कानपुर में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, कानपुर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ है? वस्त्र प्रौद्योगिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। क्लियर? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है दोस्तों, कानपुर को कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा एक पेज जोड़ेंगे, पेज पहले ही से ऐड है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं कानपुर की। क्लियर? हम लोग बात करें कानपुर की। कानपुर में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं? दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो आपका कानपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो आपका कानपुर है। क्लियर? और यहाँ पर महिला साक्षरता दर है कितनी? वो आपकी 75% महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर। ठीक, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है, दर वाला जिला आपका कानपुर है। इस बार याद करेंगे। कानपुर दोस्तों सेकेंड जिला है किस मामले पर? सर्वाधिक साक्षरता के मामले पर। ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले पर, साक्षरता दर के मामले पर कानपुर नंबर 1 पर है। तो फिर पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पर कानपुर है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर में कानपुर पहले नंबर पर है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और इसके अलावा यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। यहाँ पर कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। क्लियर? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप। क्लियर? ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। दोस्तों कानपुर में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका कानपुर में है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है। क्लियर? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। ठीक, इसका एक ब्रांच जो है वो कानपुर में, बट इसका मुख्य ब्रांच जो है वो चेन्नई में है। क्लियर? ये एक चेन्नई की एक इकाई कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो चमड़े के उत्पाद। क्लियर? चमड़े के उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, तो टेबल टेनिस यहाँ का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। क्लियर? टेबल टेनिस कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। कानपुर में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी है, जिसे हम लोग CSJMU बोलते हैं। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कानपुर में। और ये दोस्तों 1965 में स्टेबलाइज्ड हुई। क्लियर? बाकी यहाँ पर चकेरी हवाई अड्डा है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में। इस बात को याद रखेंगे। जेड स्क्वायर मॉल कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। क्लियर? ब्लू वर्ल्ड कहाँ पर है? आपका मंदना कानपुर में है। ये चीज़ें कुछ याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कानपुर से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसका राइट आंसर तो बिठूर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित तो होती है। ये जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है, इसको कौन प्रकाशित करता है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। क्या ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करता है, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद करता है, या भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्लियर? तो दोस्तों ये नए पैटर्न्स के आधार पर बनाया गया 5 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। वैसे ऑप्शन 5 हो या 6 हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें अगर पता है तो हम आंसर कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है, इसको दोस्तों ICAR द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्लियर? अगर हम दोस्तों इसकी हम बात करें, ICAR बना कब? इसे हम लोग ICAR कहते हैं शॉर्ट में। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 16 जुलाई
1926 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका हेडक्वार्टर जो है इसका वो न्यू दिल्ली में है। क्लियर? आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। क्लियर? तो ये हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है? क्लियर? तो भारत में दोस्तों मेथा तेल उत्पादन होता है जो कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत। ठीक? अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो मेथा उत्पादन का इंडिया जो है वो 80% उत्पादन जो है वो भारत करता है पूरे विश्व में। ठीक? पूरे विश्व का मेथा तेल का उत्पादन भारत जो है 80% करता है और इस मामले पर भारत जो है वो नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का कितना उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पूरे भारत का 85% जो है उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, जिस मामले में उत्तर प्रदेश मेथा ऑयल के मामले में नंबर 1 राज्य है। क्लियर? पूरे विश्व में भारत की अगर स्थिति देखें मेथा तेल उत्पादन में, तो भारत पूरे विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें भारत नंबर 1 देश है पूरे विश्व का। अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक मेथा तेल जो है वो उत्तर प्रदेश करता है और उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत के उत्पादन में 85% तो उत्तर प्रदेश ही उत्पादित कर देता है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? मेथाट्रोल की शुद्धता की जांच हेतु इसकी शुद्धता की जांच के लिए एक सेंटर बना है जिसका नाम है फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर। क्लियर? ये कहाँ पर है? ये दोस्तों कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। कन्नौज में बनाया गया जिसका पुराना नाम कानकुब्ज। ठीक? कन्नौज का पुराना नाम कानकुब्ज है। कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता है। महोदय श्री भी कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? कानपुर। ये मेथा तेल की शुद्धता को जांचता है कि ये सही है या गलत है। तो उत्तर प्रदेश में इसका कितना उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश इसका 85% उत्पादित करता है। क्लियर? मेथा तेल को इसको दूसरा नाम जो है इसे सिबला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिबला। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहां पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल को अगर लोकार्पण की हम बात करें और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा जो है वो मेरठ में एक सैनिक स्कूल खोला गया। क्लियर? सॉरी ये मेरठ नहीं होगा। तो सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये दोस्तों गोरखपुर में किया गया है। क्लियर? तो इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक? अगर हम दोस्तों सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें, सैनिक स्कूल इसका तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो देश में पहला सैनिक स्कूल कहाँ बना? आपसे हम पूछें कि देश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर बना था? तो दोस्तों देश का प्रथम सैनिक स्कूल जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? लखनऊ में। और ये 1960 में देश का पहला सैनिक स्कूल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में। और कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। और किनके द्वारा ये बनाया गया था? अगर हम ये बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गोरखपुर। क्लियर? गोरखपुर की अगर हम बात करें, गोरखपुर में याद रखेंगे खिचड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? खिचड़ी मेला दोस्तों गोरखपुर में मनाया जाता है। गीडा
गीडा की फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका गीडा होता है। क्लियर? ये पूर्वांचल का पहला स्कूल है, ये भी याद रखेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल गोरखपुर में बना, ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। इसके अलावा दोस्तों हम गोरखपुर से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं गोरखपुर। क्लियर? गोरखपुर को अगर हम लोग डिस्कस करें तो दोस्तों गोरखपुर एक मंडल है। गोरखपुर क्या है? मंडल है। और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 4 जिले आते हैं, ये बात याद रखेंगे। और वो 4 जिले कौन-कौन से हैं? जिसमें से दोस्तों आपका गोरखपुर, क्लियर? गोरखपुर इसके अंतर्गत आता है। महाराजगंज की अगर हम बात करें, महाराजगंज, महाराजगंज दोस्तों गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। देवरिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका कुशीनगर, कुशीनगर आपका गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन एक संस्थान है। राहुल सांकृत्यायन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राहुल सांकृत्यायन संस्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका गोरखपुर में, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर में और क्या इम्पोर्टेंट है? दोस्तों टेराकोटा उद्योग के लिए फेमस है और यहाँ पर इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक, तो टेराकोटा का उद्योग कहाँ पर है? फेमस है, गोरखपुर इसके लिए फेमस है। दोस्तों चौरी चौरा कहाँ पर है? अगर हम चौरी चौरा की अगर हम बात करें, चौरी चौरा कांड भी हुआ था जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ये कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर में दोस्तों गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर दोस्तों गोरखपुर में है। गोरखपुर में दोस्तों जब काकोरी षड्यंत्र हुआ था जो 9 अगस्त 1925 को, उसमें गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। गोरखपुर में दोस्तों एक प्राणी उद्यान है। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है, एक कानपुर में, एक लखनऊ में और एक गोरखपुर में। तो गोरखपुर वाले का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों यहाँ का जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो यहाँ से पूछा जाता है एक कल्याण नाम की पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कल्याण पत्रिका का प्रकाशन, ये पूछा जाता है। कल्याण एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन दोस्तों गोरखपुर से होता था। ठीक है? यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, अगर हम गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछें तो दोस्तों टेराकोटा। ठीक, टेराकोटा जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। सरयू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरयू महोत्सव, सरयू महोत्सव दोस्तों आपका गोरखपुर में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। गोरखपुर दोस्तों फेमस है फुटवियर उद्योग के लिए, फुटवियर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? अगर आप पूछा जाए गोरखपुर किस नदी के किनारे है, ये पूछा जाता है तो दोस्तों गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती के किनारे। क्लियर? ये बात को याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक नक्षत्रशाला है जिसका नाम है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। तो पूछा जाएगा कि वीर बहादुर सिंह, ये पूछा जा चुका है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? नक्षत्रशाला। किधर? तो दोस्तों वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की अगर हम बात करें तो ये आपका गोरखपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। रेल म्यूजियम पूछा जाए, रेल म्यूजियम कहाँ है? रेल म्यूजियम की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, रेल म्यूजियम, तो आपका रेल म्यूजियम गोरखपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। रामगढ़ ताल पूछा जाए कि रामगढ़ ताल कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ ताल, तो रामगढ़ ताल आप बताएंगे गोरखपुर में।
तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ गोरखपुर से रिलेटेड कहाँ से प्रश्न आएगा, करंट का आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन गोरखपुर से रिलेटेड मोस्टली प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसी के इर्द गिर्द बनते हैं। तो ये आप नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें ताकि आप कोई भी प्रश्न मिस ना हो। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार, यहाँ पर फिर नहीं होगा, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इमदाद खानी नहीं होगा, यहाँ पर इमदाद खान घराना के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इटावा को इमदाद खान घराना के नाम से जाना जाता है। क्लियर, सितार सुरबहार संगीत के इमदाद खान घराना के लिए जाना जाता है आपका इटावा घराना। क्लियर, इटावा घराना को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, इसको दोस्तों गौरीपुर घराना भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, गौरीपुर घराना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो गौरीपुर घराना किसे कहा जाता है, इटावा को दोस्तों गौरीपुर घराना कहा जाता है। इटावा के दोस्तों एक लोकप्रिय कलाकार हैं, कौन, इमदाद खान। इमदाद खान यहाँ के लोकप्रिय कलाकार हैं, इस बात को भी याद रखेंगे, पूछ दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि इमदाद खान का संबंध किस घराना से, इस प्रकार से प्रश्न बन के आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इनका संबंध इटावा घराना से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे है, इनका भी संबंध दोस्तों इटावा घराना से, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम इटावा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इटावा का अगर हम लोग देखें तो वस्त्र उत्पाद इटावा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट देखें तो दोस्तों हॉकी, इटावा का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत हॉकी आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कहाँ होता है, तो दोस्तों सर्वाधिक अवनालिका अपरदन पूछा जाए, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कहाँ पर होता है, क्लियर, तो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जो है वो इटावा में होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल सफारी शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ पर है, ये आपका इटावा में है। तो यहाँ पर शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ पर है, पहले इसका नाम इटावा सफारी के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल गया है। तो ये आपका कहाँ पर है, इटावा में, इस बात को याद रखेंगे। इटावा में दोस्तों उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, विश्वविद्यालय ये आपका इटावा के सैफई में है। क्लियर, सैफई में है, और सैफई कहाँ है, इटावा जिला के अंतर्गत आता है। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इटावा में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट झील है जिसका नाम है सरसई नावर झील। क्लियर, ये पूछी जाती है, तो सरसई नावर झील कहाँ पर है, सरसई नावर झील आपका इटावा में है, इस बात को याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसको क्यों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रामसर स्थल है, ये रामसर साइट है, और इसको जो है दोस्तों 2019 में ये रामसर साइट के रूप में घोषित हुई थी। क्लियर, तो ये इटावा से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इटावा कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ पर है, ये आपका कानपुर में है, पर हम लोगों ने जाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर इज अ राइट आंसर। क्लियर, बाकी कानपुर के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए, इनमें से हमें छानना है कि कौन सा गलत है। ये ध्यान देना होगा कि सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। कानपुर की अगर हम बात करें, हाँ कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, ये अपने आप में ठीक है,
सीमेंट वाराणसी नहीं, वाराणसी तो अगर आप देखा जाए तो सूती वस्त्र, है ना? सूती या हम कहें रेशम साड़ियों के लिए फ़ेमस है, ठीक? ये तो इसके लिए फ़ेमस है। सीमेंट तो आप जानते हैं सोनभद्र का चुर्क एवं डला, चुर्क एवं डला फ़ेमस है और जो कहाँ पर है आपका सोनभद्र में है, ठीक है? आगे देखते हैं मेरठ चीनी के लिए फ़ेमस है, सहारनपुर कागज़ के लिए फ़ेमस है, ये अपने आप में सही है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये तो ठीक है, आपका वाराणसी जो है सीमेंट के लिए फ़ेमस नहीं है, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? वो तो सिल्क साड़ी के लिए फ़ेमस है आपका वाराणसी, क्लियर? बाकी वाराणसी में अगर हम देखें तो 1-2 पॉइंट वाराणसी के बारे में जान लेते हैं। वैसे वाराणसी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। क्लियर? अगर दोस्तों वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट घाट देखने को मिलते हैं। जैसे आपका अस्सी घाट पूछा जाए कहाँ पर है? वाराणसी में। हरिश्चंद्र घाट पूछा जाए, हरिश्चंद्र घाट आपका कहाँ है? आपका वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट ये कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में। इसके अलावा वाराणसी को दोस्तों विश्वनाथ नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है। इसे दोस्तों विश्वनाथ नगरी कहा जाता है, विश्वनाथ नगरी कहा जाता है। इसे दोस्तों सीढ़ी नगरी भी कहा जाता है, सीढ़ी नगरी भी कहा जाता है। भारत कला भवन कहाँ पर है? भारत कला भवन की अगर हम लोग बात करें, भारत कला भवन वो आपका वाराणसी में है। अगर आपसे पूछा जाए भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर कहाँ पर है? भारत माता मंदिर आपका दोस्तों वाराणसी में है। राज्य ललित कला परिषद की अगर पूछ बात की जाए, राज्य ललित कला परिषद, याद देना यहाँ पर राज्य ललित कला परिषद की हम लोग बात करें तो राज्य ललित कला परिषद जो है आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है IIBR, तो इसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं IIBR। दोस्तों IIBR को हम क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, क्लियर? ये कहाँ पर है? जिसे हम कहते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये तो आपका वाराणसी में है। ये कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है, ना कि ये लखनऊ में है। वहीं इसके बात करें IIPR, IIPR का मतलब है इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक? ये रिसर्च ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। भाई अगर हम दोस्तों IBRI की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर? इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पर है? ये आपका इज्जत नगर में है और इज्जत नगर कहाँ? ये आपका बरेली में है, क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। भाई अगर हम बात करें IGIJFRI, क्लियर? तो ये आपका कहाँ है? IG होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है आई से मतलब है आपका इंडियन, जी से आपका ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका क्या है? मतलब भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो आपका झांसी में है, क्लियर? तो यानी कि ये अपने आप में सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा IIBR आपका वाराणसी में, ना कि लखनऊ में, ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज राइट आंसर, क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? दोस्तों हमने बताया कि राजकीय ललित कला अकेडमी की बात करें तो ये आपका कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है, क्लियर? तो राजकीय ललित कला अकेडमी कहाँ है? लखनऊ में। जबकि अगर राज्य ललित कला परिषद पूछा जाए तो वो आप बताएंगे वाराणसी। इसकी स्थापना ईयर भी पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना कब हुई? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो दोस्तों 8 फरवरी 1962 को राजकीय ललित कला अकेडमी की स्थापना हुई। कब हुई? 1962। ये याद रखेंगे, मैचिंग में पूछी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ इज अ राइट आंसर।
इसके अलावा दोस्तों कुछ और उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से सांस्कृतिक अकेडमी है, वो हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो दोस्तों 1969 को इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी कहाँ पर है? आपका लखनऊ में 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकेडमी, क्लियर? भारतेंदु नाट्य अकेडमी, क्लियर? ये भी आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। भारतेंदु नाटक अकेडमी की स्थापना 1975, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य संगीत अकादमी की स्थापना 1969, क्लियर? इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर हम बात करें तो ये 1988 में बना। कब बना? 1988 को। और ये है कहाँ? ये भी आपका लखनऊ में है। ये दोनों ही लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय ललित कला परिषद आप जानते हैं कहाँ पर है? वाराणसी में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? ये पूछा जाता है कि जनजाति जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, संस्कृति संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। ये इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान। इसके तहत पूछा जा रहा है कि कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर हम बात करें, ये एक ही उत्तर प्रदेश में है और ये कहाँ पर है? ये नरौरा में है। और नरौरा कहाँ पर पड़ता है? नरौरा जो दोस्तों आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नरौरा इज ए राइट आंसर। मथुरा है नहीं, सिंगरौली है नहीं, खुर्जा है नहीं, अलीगढ़ है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इज ए राइट आंसर। क्लियर? यह बात समझ में आई। दोस्तों अगर हम इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर हम बात करें तो ये एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो आईएसओ सर्टिफिकेट, क्लियर, आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला एशिया का प्रथम, इंपॉर्टेंट है, एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्लियर? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि एशिया का प्रथम आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला जो है या प्रथम ऊर्जा परमाणु संयंत्र कौन सा है? वो आपका नरौरा है। नरौरा का है, नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। दोस्तों अगर हम खुर्जा की अगर हम बात करें, खुर्जा भी आपका कहाँ है? खुर्जा भी आपका बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में। और ये आपका किस लिए फेमस है? खुर्जा जो है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन, क्लियर? याद रखेंगे। तो चीनी मिट्टी के लिए फेमस है आपका खुर्जा। इसके अलावा दोस्तों बुलंदशहर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बुलंदशहर के अगर हम देखें तो बुलंदशहर में जन्म हुआ किनका? तो याद रखेंगे जियाउद्दीन बर्नी। तो पूछा जाएगा कि जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म दोस्तों आपका बुलंदशहर में हुआ, ये याद रखेंगे। दोस्तों खुर्जा में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान।
केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय ग्लास, ग्लास में इस तरह से लिख सकते हैं या यूं लिख ले, केंद्रीय ग्लास। अरे यार, क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा संस्थान है? केंद्रीय ग्लास अनुसंधान एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है, खुर्जा में है। क्लियर। और बुलंदशहर और किसके लिए फेमस है? बुलंदशहर में दोस्तों एक देवी मंदिर लगता है, वल सुंदरी देवी मेला। क्लियर। यहाँ पर वल सुंदरी देवी मेला लगता है। क्लियर। वल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? आपका बुलंदशहर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो इसकी स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। और ये है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अवस्थित है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश भाषा विभाग। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1998 को उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना हुई। इसके अलावा इस तरह के और कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। क्लियर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 को हुई और ये आपका है कहाँ पर? ये भी आपका लखनऊ में है। क्लियर। देखो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की भी स्थापना 1976 में हुई, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में हुई और ये कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। क्लियर। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान अलग है और भाषा विभाग अलग है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना दोस्तों 1994 को ही और ये भी आपका कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में। लेकिन दोस्तों याद रखना अगर आपसे पूछा जाए राज्य हिंदी संस्थान, क्लियर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और राज्य हिंदी संस्थान दोनों में अंतर है। अगर आपसे राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? राज्य हिंदी संस्थान दोस्तों आप बताएंगे ये आपका वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1969 को हुई, इस बात को याद रखेंगे। जबकि आपसे पूछा जाए केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाए तो केंद्रीय हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाए जिसका पूरा नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? आगरा में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देश का प्रथम है इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस संग्रहालय अगर की बात करें तो ये आपका गाजियाबाद में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? गाजियाबाद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्लियर। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद इज अ राइट आंसर। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ से आगे थोड़ी ना बढ़ना है, अभी हम लोग गाजियाबाद को खंगालेंगे एग्जाम में क्या पॉइंट बन सकते हैं। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है ये पूछा जाता है, तो दोस्तों गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। क्लियर। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। गाजियाबाद दोस्तों किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों गाजियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। गाजियाबाद को उद्योग नगरी भी कहा जाता है। गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? उद्योग नगरी। क्लियर। गाजियाबाद को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है?
ट्रोनिका सिटी दोस्तों गाजियाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। क्लियर। सर्वाधिक नगरीकृत जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है वो आपका गाजियाबाद है। क्लियर। नगरीकृत जिला, सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? आपका गाजियाबाद है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व। क्लियर। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है, इस बात को याद रखेंगे। गाजियाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों अभियांत्रिक उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद को बेफ सिटी भी कहा जाता है, बेफ सिटी। ठीक। बेफ सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, इस बात को याद रखेंगे। गाजियाबाद के कुछ प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उद्योग के अंतर्गत दोस्तों सिगरेट जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। सिगरेट निर्माण यहाँ का उद्योग एक है। साबुन उद्योग यहाँ का प्रमुख है। चीनी मिट्टी बर्तन, क्लियर, चीनी मिट्टी उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है। दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल का लाइफ टाइम्स नाम से उद्घाटन किया योगी जी ने। ठीक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाया का उद्घाटन किया है। एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जिसका नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम दोस्तों लाइफ टाइम्स, क्लियर, लाइफ टाइम नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी द्वारा 23 अगस्त 2024 को किया गया। ठीक। तो उस चैनल का क्या नाम है? लाइफ टाइम्स चैनल का नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी फसल नहीं ज़्यादातर उगाई जाती है? तो दोस्तों गेहूं तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अच्छे खासा होता है, चावल भी होता है, तिलहन भी होता है। कपास की खेती उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने ब्रास वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? ठीक है। ब्रास वेल जिसे हम दोस्तों कहें घुंघरू घंटी बोल सकते हैं, घुंघरू या घंटी। क्लियर। पीतल के घुंघरू या घंटी के लिए फेमस कौन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए फेमस है आपका जलेसर। जलेसर जो है ब्रास वेल के लिए फेमस है, और जलेसर है कहाँ? ये दोस्तों एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलेसर इज अ राइट आंसर। अगर दोस्तों हम एटा की अगर बात करें, एटा में आपका पटना पक्षी विहार है, इंपॉर्टेंट है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में एटा में है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों एटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सर्वाधिक जौ उत्पादन जिला, ठीक, सर्वाधिक जौ का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक जौ उत्पादन जिला जो है कहीं पर होता है, तो वो आपका एटा है। क्लियर। यहाँ का एटा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एटा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है दोस्तों घुंघरू घंटी एवं पीतल के उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों एटा में एक ऐतिहासिक स्थल है, इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक स्थल, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। ठीक। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा दोस्तों एटा में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एटा से रिलेटेड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि यूपी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो 2024 में किस देश ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो है
ये हुआ कहाँ पर और इसका थीम क्या था और इसमें कौन सा कंट्री पार्टनर कंट्री था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था ये आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा। ये इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में अगर हम लोग बात करें, पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम भागीदार देश था। वियतनाम। क्लियर? और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम इज ए राइट आंसर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता है, कह रहा है कि अवध राज्य में वर्ष 1972 से लेकर 1956 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। ठीक है, ये बात सही है। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? ठीक, यहाँ पर होगा अपनाई थी। तो दोस्तों अवध के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? नवाब कहते थे। उनको नवाब ही नाम से जाना जाता था। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो अपने आप को नवाब की उपाधि से नवाजते थे। क्लियर? और यहाँ का अगर शक्तिशाली, इस अवध राज्य का शक्तिशाली नवाब पूछा जाए, शक्तिशाली नवाब जो थे वो थे यहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला। क्लियर? नवाब शुजा-उद-दौला शक्तिशाली नवाब थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो पूछा जा रहा है कि लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों लखनऊ घराना को पूरब घराना भी कहा जाता है। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराना को क्या कहा जाता है? पूरब घराना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पर्यटन द्वारा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं, उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन जो है उन्होंने उत्तर बुंदेलखंड सर्किट में किन किन जिलों को शामिल किया, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो आपका बिठूर शामिल है। ठीक, बिठूर वही जो कानपुर में है। बिठूर बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आता है। चित्रकूट, चित्रकूट जो है दोस्तों बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आता है। झांसी, कालिंजर। क्लियर? कालिंजर, कालिंजर का किला एवं महोबा। 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे कालिंजर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कालिंजर कहाँ है? कालिंजर बांदा में है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये 5 हैं आपके बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा इज अ राइट आंसर। दोस्तों अगर हम पर्यटन विभाग की बात करें, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में, अगर हम पर्यटन विभाग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों पर्यटन निदेशालय की अगर हम बात करें, पर्यटन निदेशालय, निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को क्या मिला है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है कि पर्यटन एक आपका उद्योग है। तो इसको पर्यटन का दर्जा कब दिया गया, यहाँ पर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि पर्यटन को दर्जा जो है वो दोस्तों 1998 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में पर्यटन नीति कौन-सी चल रही है? अगर हम दोस्तों नई पर्यटन नीति की अगर बात करें, पर्यटन नीति कब आई थी? तो वर्तमान में जो पर्यटन की नीति चल रही है वो दोस्तों 2022 की चल रही है। तो नई पर्यटन नीति 2022 में आई थी। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्णतः पूरी तरह बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करंट के हिसाब से ये भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये पहला है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल। ये दोस्तों मथुरा में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? कि मथुरा में खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा इज़ अ राइट आंसर। लखनऊ में नहीं है, मेरठ में भी नहीं है, आगरा भी नहीं है और गौतम बुद्ध भी नगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इज़ अ राइट आंसर। ओवरऑल आप याद रखेंगे बालिकाओं के लिए पूरी तरह सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया है और मथुरा में भी कहाँ पर ये वृंदावन में खोला गया है। क्लियर? इस सैनिक स्कूल का नाम क्या है? इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल इसका नाम रखा गया है। दोस्तों अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। पूछा जाता है कि केंद्रीय बकरी, अब तो याद हो गया होगा, ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में कहाँ पर है? मथुरा में ये मखदूम में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में है। ठीक, मथुरा में दोस्तों सर्वाधिक मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक अगर मेलों की बात करें तो ये आपके 86 मेले लगते हैं और ये कहाँ पर लगते हैं? ये मथुरा में लगते हैं। मथुरा में दोस्तों एक आपका जैन संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जैन संग्रहालय है, वो कहाँ पर है? मथुरा में है। दोस्तों मथुरा में हरिदास जयंती मनाई जाती है। हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? मथुरा में मनाई जाती है। मथुरा में दोस्तों एलिफेंट हॉस्पिटल है। एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ पर है? एलिफेंट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में है। दोस्तों यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, ठीक, पशु चिकित्सालय यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों एक निजी कॉलेज बन रहा है, इसका नाम है केडी विश्वविद्यालय करके। यहाँ पर एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि नौ झील कहाँ पर है? नौ झील आपका मथुरा में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह से पढ़ पाएंगे तभी अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से बेहतर साबित कर पाएंगे और 1-2 नंबर की ही लड़ाई है, बाकी सभी पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होंगे, होशियार होंगे, सब पेट क्वालिफाई किए हुए हैं, तो सबको नॉलेज तो होगा ही। तो अपने लोगों को इसी तरह से पढ़ना होगा, ऐसे ही मेहनत करनी होगी। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अच्छा लगे तो भी कमेंट करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।